हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। पढ़ना है मिडवाइफरी एकदम शानदार तरीके से। आज हमारा लेक्चर नंबर 74 होने वाला है। तो एकदम शानदार तरीके से हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो यदि आप यूपी एनएम, बिहार एनएम या डीएसएसबी एनएम या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो आप एकदम सही जगह पर पहुंच चुकी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉप 30 क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है। गर्भावस्था में जो हमारा क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज या प्रीक्लेम्सिया या आयरन की कमी, तो हाइपो या हाइपोथायराइडिज्म। तो हमारा कह रहा है गर्भावस्था में हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, जो हमारा हाइपरटेंशन होता है, उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, प्रीक्लेम्सिया। तो हमारा उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, हमारा प्रीक्लेम्सिया। प्रीक्लेम्सिया क्या है, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है। तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया, कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया। तो जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होगा उसको कमेंट में बताइएगा। कह रहा नवजात में जन्म के तुरंत बाद पहला टीका कौन सा दिया था, ओपीवी, डीपीटी, बीसीजी या एमएमआर। तो कह रहा नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीसीजी। और हमारा जो ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये किसके लिए होता है, पोलियो के लिए होता है। और डीपीटी किसके लिए होता है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट, कह रहा प्रजनन तंत्र में फैलोपियन ट्यूब का कार्य क्या है। प्रजनन तंत्र में जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है उसका कार्य क्या है, भ्रूण का पोषण या अंडाणु का उत्पादन या हार्मोन का श्रावण या अंडाणु और शुक्राणु का मिलन स्थल। तो कह रहा है प्रजनन तंत्र में जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, कौन है, फैलोपियन ट्यूब का कार्य क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन स्थल हमारा क्या कहलाता है, फैलोपियन ट्यूब कहलाता। फैलोपियन ट्यूब का कार्य क्या है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन स्थल। नेक्स्ट, करो सामान्य प्रसव की पहली अवस्था में क्या होता है, बच्चे का जन्म, प्लेसेंटा का निष्कासन, गर्भाशय ग्रीवा का विस्फारण या भ्रूण का हृदय गति बढ़ना। तो कह रहा सामान्य प्रसव की पहली अवस्था में क्या होता है। तो सामान्य प्रसव की पहली अवस्था में क्या होता है, तो सामान्य प्रसव की पहली अवस्था में होता है गर्भाशय ग्रीवा का विस्फारण। तो गर्भाशय ग्रीवा का हो जाएगा क्या, विस्फारण। नेक्स्ट, कर किस स्थिति में गर्भावस्था को उच्च जोखिम वाली माना जाता है। किस स्थिति में गर्भावस्था को उच्च जोखिम वाला माना जाता है, गर्भावस्था में रक्तस्राव, पहली बार की गर्भावस्था या आयु 22 वर्ष या नियमित मासिक धर्म। तो कह रहा किस स्थिति में गर्भावस्था को उच्च जोखिम वाली माना जाता है। तो किस स्थिति में गर्भावस्था को उच्च जोखिम वाली माना जाता है, तो गर्भावस्था में रक्तस्राव को क्या कहता है, उच्च जोखिम माना जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारा छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए कौन सा तरीका सबसे उत्तम है। सर्वोत्तम मतलब क्या, सबसे उत्तम। गर्म पानी से स्नान कराना या कपड़े हटाकर रखना या कंगारू मदर केयर या केवल कमरे में हीटर लगाना। तो कह रहा नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए, तो नवजात शिशु को क्या करना, हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए कौन सा सबसे सर्वोत्तम तरीका है, कंगारू मदर केयर, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर बैलेंस रहता है किसका, नवजात शिशु का। नेक्स्ट, कह रहा किस हार्मोन का स्तर प्रसव की शुरुआत में अधिक होता है, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन। तो कह रहा किस हार्मोन का स्तर प्रसव की शुरुआत में अधिक होता है, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर क्या, ऑक्सीटोसिन का क्या होता है, अधिक होता है किस समय, प्रसव के समय। नेक्स्ट, यूटीआई की रोकथाम के लिए गर्भवती महिला को क्या सलाह दी जाती है, बहुत कम पानी पीना, पेशाब रोक कर रखना, आगे से पीछे की ओर सफाई या पीछे से आगे की ओर सफाई।
तो कह रहा है यूटीआई की रोकथाम के लिए गर्भवती महिला को क्या सलाह दी जाती है। तो यूटीआई से रोकथाम के लिए आगे से पीछे की ओर सफाई, आगे से पीछे की ओर सफाई। नेक्स्ट कह रहा है डीएमपीए एक प्रकार का क्या है, मादा कंडोम, ओरल पिल, इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक या इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। तो कह रहा है डीएमपीए एक प्रकार का क्या है। तो डीएमपीए एक प्रकार का क्या है, तो हमारा हो जाएगा इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक। तो इंजेक्ट करने वाला क्या है, गर्भ निरोधक है डीएमपीए। नेक्स्ट कर गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से कौन सा दोष होता है, नर्वस सिस्टम दोष, यकृत दोष, फेफड़े की समस्या या त्वचा विकार। तो कर गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से कौन सा दोष होता है। तो गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से होने वाला दोष है नर्वस सिस्टम दोष, नर्व सिस्टम दोष। नेक्स्ट कर प्रसव के बाद ब्लीडिंग रोकने हेतु कौन सी दवा दी जाती है, आयरन, फोलिक एसिड, ऑक्सीटोसिन, कैल्शियम। तो कर प्रसव के बाद ब्लीडिंग रोकने हेतु कौन सी दवा दी जाती है। तो प्रसव के बाद ब्लीडिंग रोकने हेतु कौन सी दवा दी जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो बढ़ते हैं आगे। कर स्तनपान के दौरान कौन सा हार्मोन दूध निकलने में सहायक होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या ऑक्सीटोसिन या टेस्टोस्टेरॉन। तो कह रहा स्तनपान के दौरान कौन सा हार्मोन दूध निकलने में सहायक होता है। तो कह रहा है स्तनपान के दौरान कौन सा हार्मोन दूध निकलने में सहायक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा भ्रूण का हृदय धड़कन सबसे पहले किस सप्ताह में सुनी जा सकती है, चौथे, छठवें, आठवें, 10वें। तो भ्रूण के हृदय की धड़कन किस सप्ताह में सुनी जा सकती है। तो भ्रूण के हृदय की धड़कन सबसे पहले किस सप्ताह में सुनी जा सकती है। तो हमारा 6वें सप्ताह में। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा क्लैमाइडिया संक्रमण का प्रमुख लक्षण क्या होता है, तेज बुखार, असामान्य योनिस्राव, खांसी, सिर दर्द। तो कह रहा क्लैमाइडिया संक्रमण का प्रमुख लक्षण क्या होता है। तो क्लैमाइडिया संक्रमण का प्रमुख लक्षण होता है असामान्य योनि स्राव, असामान्य योनि से रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं आगे। कर जन्म से पहले टीटी का टीका कब लगाया जाता है, प्रसव के बाद, फर्स्ट तिमाही में, सेकंड और थर्ड तिमाही में, जन्म के समय। तो कर जन्म से पहले टीटी का टीका कब लगाया जाता है। तो जन्म से पहले टीटी का टीका कब लगाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेकंड और थर्ड तिमाही में। नेक्स्ट कर गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से क्या प्रभाव हो सकता है, एनीमिया, मांसपेशियों में ऐंठन, हृदय गति धीमी होना, थकान। तो कर गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से क्या प्रभाव हो सकता है। तो गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कर एंटीनेटल विजिट कितनी बार आवश्यक मानी जाती है, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 8 बार। तो कह रहा है एंटीनेटल विजिट कितनी बार आवश्यक मानी जाती है। तो एंटीनेटल विजिट कितनी बार आवश्यक मानी जाती है। तो हमारा 4 बार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर कुपोषण का प्रमुख लक्षण क्या है, अत्यधिक मोटापा, उच्च रक्तचाप, वजन में कमी या चेहरे पर मुहासे। तो कह रहा कुपोषण का प्रमुख लक्षण क्या है। तो कुपोषण का प्रमुख लक्षण है हमारा वजन में कमी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। करा आईयूडी के बाद होने वाला सामान्य साइड इफेक्ट क्या है, कब्ज, अधिक रक्तस्राव, उल्टी, घबराहट। तो करा आईयूडी के बाद होने वाला सामान्य साइड इफेक्ट क्या है। तो आईयूडी के बाद होने वाला सामान्य साइड इफेक्ट है हमारा अधिक रक्तस्राव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कर खसरा का टीका किस उम्र में दिया जाता है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 वर्ष। तो खसरा का टीका किस उम्र में दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 महीने। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखता है, थकान, उल्टी, मासिक धर्म रुकना, वजन बढ़ना। तो कर गर्भावस्था में सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखता है। तो गर्भावस्था में सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मासिक धर्म रुकना। नेक्स्ट कर HIV संक्रमण की पुष्टि किस जांच से होती है, विडल टेस्ट, एलिसा टेस्ट, ESR टेस्ट या HbA1c टेस्ट।
तो कह रहा है HIV संक्रमण की पुष्टि किस जांच से होती है। तो HIV संक्रमण की पुष्टि किस जांच से होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एलिसा टेस्ट से। नेक्स्ट कह रहे RH इनकैपेटिबिलिटी का इलाज क्या होता है, RH ऑक्सीटोसिन, RH इम्यूनोग्लोबिन, RH कैल्शियम या RH इंसुलिन। तो RH इनकैपेटिबिलिटी का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, RH इम्यूनोग्लोबुलिन। तो बढ़ते हैं आगे। कर DPT वैक्सीन कौन सी बीमारी में शामिल नहीं है, डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, पर्टूसिस। तो हमारा DPT, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, टी से टिटनेस। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस यानी पोलियो हमारा नहीं शामिल है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। डी से क्या होगा डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से टिटनेस, लेकिन पोलियो इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट कर नवजात में पीली त्वचा का मुख्य कारण क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन या नवजात पीलिया। तो कह नवजात में पीली त्वचा का मुख्य कारण क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नवजात पीलिया। तो पीली त्वचा का मतलब नवजात पीलिया सही हो गया। नेक्स्ट कह गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता कब होती है, गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता कब होती है, पहली तिमाही, दूसरी, तीसरी या प्रसव के बाद। तो गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता कब होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थर्ड क्वार्टर में, मतलब तीसरी तिमाही में। नेक्स्ट कह रहा है प्रसव के समय भ्रूण की हृदय गति कितनी सामान्य मानी जाती है, 100 से 80 से 100 BPM, 100 से 120, 160 से 180 या 120 से 160 BPM। तो कह रहा प्रसव के समय भ्रूण की हृदय गति कितनी सामान्य मानी जाती है, तो 120 से 160। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली कितने समय के अंदर प्रभावी होती है, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या 96 घंटे। तो कह रहा आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली कितने समय के अंदर प्रभावी होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72 आवर। नेक्स्ट कर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद क्यों रोया जाता है, तापमान संतुलन के लिए, सांस शुरू करने के लिए, दूध पिलाने के लिए या शरीर की सफाई करने के लिए। तो हमारा 29 का राइट आंसर हो जाएगा सांस शुरू करने के लिए। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, कह रहा है एनीमिया का इलाज करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, कैल्शियम, फोलिक एसिड, फेरस सल्फेट या विटामिन सी। तो कह रहा है एनीमिया का इलाज करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है। तो एनीमिया का इलाज करने के लिए फेरस सल्फेट यानी FeSO4 दी जाती है। तो उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में एक बार विजिट कीजिए। वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी फालतू का कंटेंट नहीं मिलने वाला है। तो एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही शानदार आपको कंटेंट मिलने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।